Yes, students. So just hold. Let me take the pen first. Yes. So when the price is 10, quantity supplied 100. When the prices increases to 11, the quantity supply increases to 200. और इसी तरीके से जब प्राइस 12 हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. That will goes to 300. तो ये जो कर्व जा रहा है ये अपवर्ड जा रहा है. That is why we can say that there is a direct relationship between the quantity supplied and price. एंड इन केस ऑफ डिमांड वहां पर अपोजिट रिलेशनशिप होता है. तो अपोजिट रिलेशनशिप में जो ग्राफ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस. क्यों? क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी कम होती है. जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई, और जब प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज हो गई. सो आई होप यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ. यहाँ पर क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है. एक के इंक्रीज होने से दूसरा जो पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. Yes. Now, let us move to the assumptions of law of supply. As I told you, students, that law of supply works when all the other things remains constant. जब बाकी सारी चीजें constant रहेंगी तब law of supply work करेगा. तो वही सारे points हम assumption में ले लेंगे. The very first assumption is no change in the price of factor of production. हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीप हो जाते हैं, उनका प्राइस रिड्यूस हो जाता है, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर हम ये याद रखेंगे क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में हम केवल प्राइस और सप्लाई की बात करें, तो इन केस ऑफ प्राइस एंड सप्लाई किसी और थर्ड फैक्टर को एंटर नहीं करेंगे. तो थर्ड फैक्टर इज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा देन ओनली दिस विल वर्क, राइट. नेक्स्ट इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इजी हो जाता है, मॉडर्नाइज हो जाता है, तो उस केस में भी सप्लाई बढ़ जाता है. तो अगर ये टेक्निक चेंज हुआ तो फिर प्राइस का रोल खत्म हो जाएगा. इसीलिए हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज नहीं करेंगे. देन ओनली लॉ ऑफ सप्लाई वर्क, राइट. नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म. गोल ऑफ द फर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इट बेसिकली डिपेंड ऑन द फर्म कि उसका गोल क्या है. उसका गोल मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करने का है या मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का है. जब फर्म क्वांटिटी जनरेट करने की बात करती है तो उस केस में वो प्राइस कम में भी ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगी. लेकिन जब फर्म का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो वो तब प्रोडक्ट को सप्लाई करेगी जब उसका ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम ये कंसीडर करेंगे कि फर्म का जो गोल है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी सिमिलर रहेगा. देन ओनली प्राइस एंड सप्लाई विल कोरिलेट with each other equally, mutually. No change in the price of commodity in the near future. मैंने आपको इसमें सॉल्ट का एग्जांपल दिया था. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के प्राइस नियर फ्यूचर में चेंज होने के चांसेस होते हैं उसकी मार्केट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. तो वहां पर प्राइस और सप्लाई एक साथ ऐसे वर्क नहीं कर पाएंगे. तो नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए. एंड गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज एंड सब्सिडी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की इस तरीके की टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसीज में भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देन ओनली दिस लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली वर्क्स. ठीक है. तो लॉ ऑफ सप्लाई इज्यूम करता है कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जब कांस्टेंट रहेंगे अदर देन प्राइस, देन ओनली लॉ ऑफ सप्लाई वर्क. मतलब केवल प्राइस में चेंज होगा, बाकी ये सारे फैक्टर अनचेंज्ड रहेंगे. दीज ऑल फैक्टर्स विल रिमेन अनचेंज्ड और will remain constant. Then only law of supply work. Is it clear, students, what is law of supply? अगर आपको law of supply पूछा जाता है तो you can write this definition. After that,
आफ्टर दैट आप इसका ये टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, देन डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आफ्टर दैट आप ये सारे अजम्पशंस लिखेंगे, ये सब नोटबुक में भी आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे। नाउ कम्स टू द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कहाँ लॉ ऑफ सप्लाई, कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। जैसे हमने डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, जैसे गिफ्ट एंड गुड्स होते हैं या फिर लग्जरियस आइटम्स होते हैं, उन सब पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट में लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जिस टाइम मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी सप्लाई बढ़ती है तो उसके साथ साथ मतलब इसका प्राइस जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब प्राइस डिक्रीज होता है तब इनकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। आपने जब मतलब जब कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने के साथ साथ उसका प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सप्लाई और प्राइस का कोरिलेशन क्या होता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे फील हुआ कि प्राइस ज्यादा हो गया तो मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक दिन में प्रोड्यूस कर दूंगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक नेचुरल साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उनमें टाइम लगता है प्रोड्यूस होने में। तो ये कोई भी इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकता कि मैंने जैसे एडजस्ट किया वैसे वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन के प्रोडक्ट में शुरू से कोई भी लॉ काम नहीं करा है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वो भी वर्क नहीं करता था और लॉ ऑफ सप्लाई भी वर्क नहीं करेगा। सोशल डिस्टिंक्शन के प्रोडक्ट स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट्स जाते हैं जो हमें सोसाइटी से डिफरेंट करते हैं, द प्रोडक्ट विच आर लग्जरियस, द प्रोडक्ट विच आर कॉस्टलियर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कॉस्टली है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई कैसे इंक्रीज कैसे अफेक्ट कर सकता है। So supply of goods of social distinction will remain limited even if the price tends to rise. लग्जरियस प्रोडक्ट्स का चाहे डिमांड कितना भी इंक्रीज हो जाए, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, वो लोग उसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही सर्कुलेट करते हैं। वो लिमिटेड क्वांटिटी में इसीलिए सर्कुलेट किया जाता है क्योंकि वो सोशल डिस्टिंक्शन के प्रोडक्ट है। अगर उसको लिमिटेड क्वांटिटी ना दी जाएगी और मार्केट में ऐसे ही सर्कुलेट हो जाएगा तो वो सोशल डिस्टिंक्शन का टैग उनके से हट जाएगा। थर्ड इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स which destroy or which detroit as per the time। टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स खत्म होते चले जाते हैं उनको हम पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क, आप मिल्क को बहुत बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो उस केस में कोई भी स्टॉकिस्ट ऐसा नहीं करेगा कि अभी मैं उसको सप्लाई नहीं कर रहा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तभी मैं मिल्क को सप्लाई करूंगा। तो जब तक वो पूरा खराब हो जाएगा तो उसका आपको उतना प्राइस भी नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल अभी राइट नाउ चल रहा है। तो इस केस में भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। पेरिशेबल गुड्स में भी ये होता है कि जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे सप्लाई होता चला जाता है। उसमें हम प्राइस की इंक्रीज होने का वेट नहीं करते कि प्राइस इंक्रीज होगा देन ओनली वी विल इंक्रीज आवर क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, और लॉ ऑफ सप्लाई यही करता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा देन वी विल सप्लाई, अदरवाइज जब प्राइस डिक्रीज होगा देन वी विल सप्लाई बट इन द लेसर क्वांटिटी। Is it clear? This is all about the law of supply. आपको इसमें डेफिनेशन लिखना है, टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे, assumptions के पॉइंट्स शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और एक्सेप्शंस की तीनों पॉइंट्स आप केवल पॉइंट्स लिख सकते हैं। Right. Now comes to the change in quantity supplied and movement along a supply curve. These two are different terms, right? ये आप लोग पूरा डिमांड में पढ़ चुके हैं। नाउ एक्सेप्ट आशीष, हु कैन आंसर दिस? मैम कृतिका, यू वुड लाइक टू आंसर? मैम नो मैम, एक चीज पूछनी थी कि मैम ऐसे कौन से गुड्स हैं? वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चे। हेलो यस ऋतिका। मैम ऐसे कौन से गुड्स हैं जो मैम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं मैम? जो सोशल डिस्टिंक्शन के प्रोडक्ट्स जैसे कि डायमंड हम ले सकते हैं। डायमंड इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन एंड Audi car is an example of social distinction. Apple iPhone is an example of social distinction. Yes, Tanishq, please. Tanishq, speak. Ma'am, in movement supply curve, the supply is changed with the change in price, but in shifting along supply curve, there is a change in other
जो अदर उसके determinants थे other than supply, जब वो चेंज होता है उसके अदर determinants जो थे सप्लाई के अलावा, जब वो चेंज होता है तो सप्लाई चेंज हो जाती है, शिफ्ट. Exactly. Your voice is not properly audible, but still I can hear somewhat. So, according to that, I guess शायद तुम ठीक बता रहे हो. Hold on. Yes. So, change in quantity supply. Change in quantity supply को हम change in supply के नेम से भी change in supply के नेम से भी जानते हैं. Movement along supply curve को हम shift in supply curve भी बोलते हैं. ठीक है. Sorry. Yes, movement along supply curve. What we can say that what is movement along supply curve? जब आपकी price change होने से supply में change आता है, उसको हम movement along supply curve बोलेंगे, right? मतलब other factors में change नहीं आएगा, केवल आपके प्राइस में चेंज आने की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, दैट इज कंसीडर्ड एज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. बट इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ योर कमोडिटी बट स्टिल देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स, जब बाकी फैक्टर्स के चेंज होने से आपके प्रोडक्ट के सप्लाई में चेंज आएगा तो उसको हम चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे. लेकिन जब आपके खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज होता है, उसको हम मोमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस 10 रुपीज था तो 100 क्वांटिटी आप सप्लाई करते थे. प्राइस 11 रुपीज हुआ तो हमने 200 यूनिट सप्लाई करना स्टार्ट किया. प्राइस 12 रुपीज हुआ तो हमने 300 यूनिट स्टार्ट किया सप्लाई करना. यहाँ पर सप्लाई चेंज हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो भी चेंज हो रहा है. 10 रुपीज से 11 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है. तो जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दोनों चेंज होती हैं, उसकी वजह से मतलब हमारी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट. एंड फॉर एग्जांपल, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब प्राइस 10 रुपीज ही है तीनों लेवल पे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती चली जा रही है, तो दैट इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जा रही है. दैट इज कंसीडर्ड एज शिफ्ट इन सप्लाई. अब यहाँ पर 2 पॉइंट आए, एक जगह पर इंक्रीज हो रहा है और एक जगह पर डिक्रीज हो रहा है. जब अपने प्राइस के चेंज होने की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं. एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना मतलब इंक्रीज होना. तो जब आपके प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई बढ़ेगी, आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, दैट इज टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 10 था, सप्लाई 100 थी, प्राइस 11 हुआ, सप्लाई 200 हो गई. मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है इसका. तो दिस इज कंसीडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एंड कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट होता है. जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस के डिक्रीज होने से भी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी. तो अब हम इस 10 रुपीज को 9 रुपीज पे ले जाए अगर, तो 9 रुपीज पे अगर हम ले जाते हैं तो हो सकता है क्वांटिटी सप्लाई उस केस में 50 हो जाए. तो जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई. तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, राइट? when there is a change in the price of the commodity, then the quantity supply change. It is termed as movement, and there are two parts of movement. First is extension, second is contraction. In extension, with the price change, the quantity supplied increases, and in the contraction, with the price change, quantity supply decreases. That is termed as extension and contraction of supply. Right. Now comes to the page number 286. Yes. Now comes to the increase and decrease in supply. Increase and decrease, students, जो होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्राइस में चेंज नहीं होगा, पर अदर फैक्टर्स में अगर चेंज होता है, जैसे कि टेक्निक चेंज कर दी, नियर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने के चांसेस हो, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस चेंज हो गए, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज हो गए, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व. शिफ्ट में भी दो पार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. जब प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई. एंड if your quantity supply decreases along with the change in other factors के change होने से
आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होती चली जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कम्स टू द समराइजेशन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड इंक्रीज, फोर्थ डिक्रीज. एक्सटेंशन जब प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ी. कॉन्ट्रैक्शन जब प्राइस भी कम हुआ और क्वांटिटी सप्लाई भी कम हुई. इंक्रीज जब प्राइस तो कांस्टेंट रहा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई. डिक्रीज जब प्राइस कांस्टेंट रहा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई. इस तरीके से दीज ऑल आर 4 टर्म्स. यहां तक किसी को कोई डाउट? Any of you, any query, any confusion? You can raise your hand बेटा अगर कोई confusion है आपको यहाँ तक तो. Okay, now comes to the, yes Ritika, is there any confusion बेटा? Now comes to the causes of increase in supply. जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस चेंज नहीं होगा लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी. तो वो कौन से अदर फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? वी विल गो थ्रू दैट नाउ. So the very first is improvement in technology. As I told you, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे. ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो आप ज्यादा सप्लाई करेंगे. फैक्टर प्राइस जब रिड्यूस हो जाता है, मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस जब कम हो जाएगा तो भी आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे. जब कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तब क्योंकि उसका प्राइस डिक्रीज हुआ है तो आपके प्राइस पे ज्यादा सेल हो रहा है, आपके प्राइस पे ज्यादा सेल हो रहा है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती है इंडस्ट्री में तब भी आप अपना सप्लाई इंक्रीज करते हो ताकि आप कंपटीशन को मेंटेन कर सको. जब नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं तो आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने का सोचोगे और इस केस में आप अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दोगे. जब फर्म अपना गोल जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे लगा देती है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, तो उस केस में वो अपने सप्लाई को इंक्रीज कर देती है. जब टैक्सेशन मतलब टैक्स जो होता है वो कम लगने लग जाए और सब्सिडी आपको ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए तो उस केस में भी हमारा इंक्रीज इन डिमांड के वो इंक्रीज इन सप्लाई के चांसेस रहते हैं. इन्हीं पॉइंट्स का जस्ट अपोजिट आप कॉजेस इन डिक्रीज इन सप्लाई में लिख सकते हैं. जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई का देखा, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. डिक्रीज के केस में हो जाएगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस. डिक्रीज के केस में हो जाएगा इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस. थर्ड पॉइंट हमने देखा इंक्रीज के केस में प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स डिक्रीज, उसके केस में प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स इंक्रीज. तो जस्ट अपोजिट ही कंडीशन होती है क्योंकि वहां पर सप्लाई डिक्रीज हो रही है. तो सप्लाई डिक्रीज कौन कौन सी वजह से हो सकती है? जिन रीजन से सप्लाई इंक्रीज हो रही है उसके जस्ट अपोजिट रीजन से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल ये पोर्शन कंप्लीट. ठीक है. इस बुक में पेज नंबर 290 पे आपको 3 डिफरेंसेस गिवन है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज. ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये आपको कॉपी में मेंटेन करने हैं. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कॉपी में क्या क्या करना है, अभी मैं फिर बता रही हूँ. डिटरमिनेंट्स तक मैं बता चुकी थी. आफ्टर दैट आप ये हेडिंग डालेंगे चेंज एंड मूवमेंट का. फिर उसके बाद चेंज के अंदर एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इसका ग्राफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इसका ग्राफ, इंक्रीज ऑफ सप्लाई इसका ग्राफ और इसके कॉजेज. एटलीस्ट 6 कॉजेज शुड बी देयर इन द कॉपी. देन डिक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग, देन ग्राफ, देन कॉजेज. ठीक है. कॉजेज में सेम 6 पॉइंट्स हियर आल्सो. देन द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज. आफ्टर दैट अब आपका सिर्फ इसमें दो क्वेश्चन रहते हैं. एक कुछ चेंजेस की वजह से जो सप्लाई का चेंज होता है वो, और सेकंड पॉइंट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. Any of you, any doubt regarding this or anything?
मैम स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने बोला था बेटा, सबमिट योर फीस एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गिव द यूनिट टेस्ट। पोर्टल से डीएक्टिवेट हो गए तो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 14 को अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ तो 13 को आप फीस सबमिट करेंगे और इंस्टेंटली एक्टिवेशन हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, तो जल्दी से जल्दी अपना फीस सबमिट करके एक्टिवेशन करा लीजिएगा अगर आप डीएक्टिवेट हो जाए तो। यस तनिष्क? मैम कॉजेज में सारे पॉइंट लिखने हैं, जो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई था उसमें सारे पॉइंट मतलब पूरे पूरे लिखने हैं, पे बस बेटा आपकी हेडिंग आवाज उतार दो उसके क्लियर ऊपर है, कैन यू प्लीज टाइप अ मैसेज एंड सेंड मी? बिल्कुल भी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। You can type and send it to me. What's the syllabus of unit test of economics? Yes, Madhav. What is the syllabus Type of and send a unit message. test What you are of asking. What is the meaning of clearance sale? बेटा क्लियरेंस सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया आशीष कि फर्म के गोल अलग अलग होते हैं। अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो अपने प्रोडक्ट को कभी भी अपनी कॉस्ट पे नहीं सेल करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टॉकिस्ट के पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक के केस में वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को उसी प्राइस पे निकालना स्टार्ट कर देते हैं जिस पे उन्होंने लिया था, क्योंकि उस टाइम पे उनको अपनी सेल क्लियर करनी होती है, मतलब अपना स्टॉक क्लियर करना होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चूमल कलेक्शन हर बार क्या करता है, हर बार रेड हॉट सेल करता है। रेड हॉट सेल में क्या होगा, वो रेड हॉट सेल में अपना जो पूरा उसका ईयर का स्टॉक होता है उसको वो क्लियर करता है। तो उस टाइम पे उसका जो गोल है वो चेंज हो रहा है, तो अगर फर्म का गोल चेंज हो जाता है तो उस टाइम पे वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे भी ज्यादा से ज्यादा सेल करना प्रेफर करती है ताकि उसका स्टॉक क्लियर हो सके। उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस ऑफ स्केल। Madhav, you're asking for the syllabus of unit test. I have already told you that chapter number 7, that is production function, concept of cost, concept of revenue. These 3 chapters in microeconomics and median in statistics. 3 chapters from microeconomics, that is production function, concept of cost and concept of revenue, and 1 chapter from statistics, that is median. Cause and increase in supply में पूरे points लिखने हैं, heading बेटा you can write heading only. Tanishq, got it? Dhruv, what happened? Why you are laughing? Okay, students, any other doubt? If you have any other doubt, you can type and send it to me. No doubts? So can I end the class now? Okay, have a good day, students.